दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो मध्यकालीन भारत का इतिहास चैप्टर है इसमें मुगल वंश टॉपिक स्टार्ट किया है, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और इस मुगल वंश वाले जो चैप्टर दोस्तों इसमें हमने अकबर को पढ़ा है। अकबर की एक पहले वीडियो कंप्लीट की है, आज उसी अकबर के आज दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने मुगल वंश वाले चैप्टर में किस प्रकार से मुगल वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, पूरा बाबर का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बने, तो हुमायूं को पढ़ा है। और हुमायूं के बाद जो अगले राजा बनते हैं अकबर, इन अकबर के बारे में पूरे जीवन काल में, इनके परिचय के बारे में, इनके युद्ध के बारे में हमने स्टार्टिंग कर दिया था। और उसकी एक वीडियो जो है हमने पहले प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा। अकबर टॉपिक है दोस्तों फिर से अपना। तो मुगल वंश के हमने कल मैंने आपको कहा था कि अकबर के दो वीडियोस बनेंगी। तो मुगल वंश में दोस्तों आज दूसरे ये लेक्चर नंबर तो 4 आता है, लेकिन अकबर का जो पॉइंट है दूसरे लेक्चर में आता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अकबर की। तो अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, पिता का नाम हुमायूं है, माता इनकी हमीदा बानो बेगम है। और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब विजय अभियान पर गए हुए थे, वहीं पर बैरम खां इनके संरक्षक होते हैं। बैरम खां के द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, ईंटों का सिंहासन बना करके वहीं पर ही पंजाब में ही। उसके बाद दोस्तों ये भारत में इनकी जो दिल्ली में इनका जो अधिकार था उसको अंतिम जो हिंदू राजा थे हेमू, उनको द्वारा छीन लिया गया था। तो हेमू के साथ ही युद्ध करते हैं, एक बार उसको रिकॉल करते हैं इनके युद्धों को लेकर के। तो सबसे पहले इन्होंने एक युद्ध किया था पानीपत का युद्ध। पानीपत का फर्स्ट जो युद्ध था वो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये कब हो रहा है? 5 नवंबर 1556 को। इस युद्ध में दोस्तों जो है पानीपत के जो सेकंड जो युद्ध है, इस युद्ध में दोस्तों ये जो है अकबर इसने हेमू को पराजित कर दिया। किसकी सहायता से? बैरम खां की सहायता से। तो हेमू को मार करके और अकबर ने पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दी। लेकिन किसकी सहायता से स्थापना की थी? तो बैरम खां की सहायता से स्थापना की। बैरम खां के संरक्षण में कार्य करते हैं, 4 साल का समय बैरम खां के संरक्षण में चलते हैं। बाद में मुबारक खां एक अफगानी सूबेदार होता है, वो बैरम खां की हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों इनकी धाइमा थी माहम अनंगा के नेतृत्व में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। लगभग 60 से लेकर के 62 तक का जो समय आता है वो इनके माहम अनंगा के नेतृत्व में शासन कर, जिसको हरमकोट पर्दा शासन व्यवस्था है, महिला शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, पेटीकोट शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आदम खां की हत्या कर दी, माहम अनंगा के पुत्र आदम खां की हत्या कर देते हैं। और उनकी हत्या करने के बाद एक स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं राजपूतों के प्रभाव में आकर। तो इनका जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। इसके बाद राजा बनने के बाद दोस्तों ये 5 नवंबर 1556 को हेमू को पराजित करके इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी। 1560 में दोस्तों इन्होंने लाहौर का किला बनवाया। लाहौर का किला, ये कंटिन्यू चलेंगे, पॉइंट देखिएगा आप। लाहौर का किला बनवाया। तीसरा पॉइंट आया 1561 में इनका प्रथम युद्ध हुआ था मालवा के राजा के ऊपर। और मालवा के जो राजा होते थे उसमें हमने अच्छे से आपको बताया था। मालवा के ऊपर इन्होंने 1561 में आक्रमण किया था, मालवा पर आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1562 में चुनार का घेराव डाला। तो अगला पॉइंट आता है चौथे नंबर पे, 1562 में इन्होंने चुनार के ऊपर घेराव डाला था, चुनार को जीता ही था दोस्तों। तो 5वां पॉइंट 1562 में ही इन्होंने अजमेर से, जब अजमेर के लिए ख्वाजा की दरगाह के लिए जियारत करते हैं, तो उसी समय जो है जियारत करते समय उन्होंने सांगानेर नामक स्थान पर चगतई खां की सहायता से भारमल से मुलाकात की। और राजा भारमल ने अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर, इसका नाम था जोधा। और दोस्तों इन्हीं के पुत्र जो थे भगवंत दास, भारमल के बेटे भगवंत दास, और भगवंत दास के जो पुत्र थे मान सिंह, जो इनके नवरत्नों में शामिल होंगे मान सिंह, इनको भगवंत दास और मान सिंह को दोस्तों किसकी सेवा में छोड़ दिया जाता है? अकबर की सेवा में छोड़ दिया गया। ये हमने 1562 में पढ़ा था। 62 के बाद दोस्तों 1565 का जो समय आता है, अब धीरे धीरे अकबर ने किस प्रकार से आगे शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में किया वो देखते हैं अपन। तो मालवा का युद्ध किया, चुनार का युद्ध किया। उसके बाद दोस्तों भारमल से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मित्रता व्यवहार किया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 62 के बाद 63-64 का जो समय आया था, 1563 और 64 तक के 63 वाला जो पॉइंट आया दोस्तों, इसमें इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। और सबसे पहले इन्होंने गुजरात में समुद्र के दर्शन किए थे। ये हमने पूरा बता दिया था, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं इस पॉइंट को अपन। उसके बाद दोस्तों
छठा जो पॉइंट आया, इन्होंने 1563 में इन्होंने गुजरात पर विजय अभियान किया, जीत जाते हैं। ये हमने राजा के नाम और वगैरह इन सब के बारे में पहले बात कर ली थी। 63 के बाद दोस्तों इन्होंने 1564 में जो है वहाँ पर आक्रमण किया, जिस क्षेत्र पर गोंडवाना था, और रानी दुर्गावती यहाँ की जो थी रानी थी, जिनके बेटे थे वीर नारायण 3 वर्ष के थे, तो गोंडवाना पर अधिकार किया। उसके बाद 1565 में दोस्तों इन्होंने 1565 में इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम आता है इलाहाबाद का किला। 1565 में कौन सा किला बनवाया? इलाहाबाद का किला बनवाया। जोधा का महल बनाया, इलाहाबाद का किला, जोधा का महल, बीरबल का महल, मरियम उस जमानी जोधा को ही कहा जाता था, तो मरियम महल बनवाया। अटक दुर्ग बनाया, अटक दुर्ग, पंचमहल बनवाए। ये जो इन्होंने पंचमहल बनवाए थे, ये बौद्ध धर्म से जो बौद्ध विहार होते हैं उनसे इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की थी नालंदा से, तो बौद्ध विहार से ग्रहण करके इन्होंने पंचमहल के निर्माण करवाए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आया 1567 और 68 का जो समय था, इन्होंने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। मेवाड़ के जो राजा थे वो थे महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह के जो सेनापति थे जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया वीर गति को प्राप्त होते हैं, और एक वीर कल्लाजी राठौड़। उदय सिंह जो है इसमें चले जाते हैं बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में, और जंगलों में भटकते हुए छापा मार या गुरिल्ला विपत्ति के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये हमने पूरा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद 1570 में दोस्तों इन्होंने एक दरबार लगाया था, दरबार का नाम था नागौर दरबार। इस नागौर दरबार भारमल की सहायता से लगा था, और नागौर दरबार में 2 रियासतें जो अधीनता स्वीकार नहीं करती है। मेवाड़ वह रियासत है जो उपस्थित नहीं हुई थी, उसमें मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा उदय सिंह थे। मारवाड़ दोस्तों वह रियासत थी जो उपस्थित तो हुई लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए वहां से वापिस चली जाता है राजा यहाँ का, जिसका नाम था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन का राजा जो था, इसको वापिस जाने के पीछे रीजन ये बताया जाता है, ये इसके छोटा भाई मोटा राजा उदय सिंह था, ये पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, और जब ये नागौर दरबार में वहां पहुंचा तो अपने भाई को बड़ा पद दिया गया और इसको नीचा पद दिया गया। इस वजह से रावचंद्र सेन नाराज हो जाते हैं और बिना अधीनता स्वीकार के निकल जाते हैं। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जंगलों में ही भटकते हुए अपना लगभग जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, छापा मार और गुरिल्ला विपत्ति के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इन्हें अग्रगामी कहा जाता है प्रताप का। तो ये सारे टॉपिक्स जो दोस्तों हमने ये पीछे वाली वीडियो में भी कवर कर लिए थे। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो देखते हैं 70 के बाद जो इन्होंने दोस्तों 1571 में, कब 1571 में, तो दोस्तों 1571 में जो अकबर है इन्होंने एक नगर बसाया, उस नगर का क्या नाम आता है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा 1571 में फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया गया, नगर बसाया गया, जो 71 में इसकी नींव रखी थी। इसी फतेहपुर सीकरी जब इन्होंने बसाया था तो दोस्तों उस समय एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन इतिहासकार ने ये कहा है ये किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। तो फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? फतेहपुर सीकरी के बारे में फर्ग्यूसन ने ये कहा है ये किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है, महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। तो इनकी जो राजधानी जो थी वो दिल्ली राजधानी थी। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, राजधानी इन्होंने किसको बना लिया फिर से? तो राजधानी दोस्तों इन्होंने बना ली कौन सी? फतेहपुर सीकरी। तो राजधानी इन्होंने दिल्ली से कन्वर्ट कर दी, दिल्ली से कहां पर आ गए? फतेहपुर सीकरी लेकर के अपनी राजधानी आ गई। फतेहपुर सीकरी दोस्तों इन्होंने क्या बना ली? अपनी राजधानी बना ली फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। अब इसी फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इन्होंने एक मस्जिद बनवाई है, जिस मस्जिद का क्या नाम आता है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद के बारे में वीए स्मिथ इतिहासकार है, वीए स्मिथ इतिहासकार, इन वीए स्मिथ इतिहासकार ने ये कहा है जामा मस्जिद के बारे में, वीए स्मिथ इतिहासकार ने ये कहा है कि जामा मस्जिद के पत्थरों में रोमांस घुला है, पत्थरों में रोमांस घुला है।
जामा मस्जिद के पत्थरों में क्या घुला है? रोमांस घुला है, या यहाँ के पत्थर जो है, यहाँ के पत्थर रूमानी कथाएं कहते हैं, रूमानी कथाएं कहते हैं, रूमानी कथाएं कहते हैं। किसके बारे में कहा था इन्होंने? जामा मस्जिद के बारे में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। 1571 में फतेहपुर सीकरी नगर बसाते हैं, इसी को राजधानी बनाते हैं। दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कर दी, फतेहपुर सीकरी राजधानी बना दी। जामा मस्जिद के बारे में 2 पॉइंट है। वी स्मिथ ने कहा था, फर्ग्यूसन ने किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताया किसको? फतेहपुर सीकरी को। दोस्तों 1572 में इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया गुजरात वाले क्षेत्र पर, और गुजरात को इन्होंने जीता। गुजरात को जब जीत जाते हैं तो फतेहपुर सीकरी में विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया इन्होंने, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया, जिसका नाम आता है बुलंद दरवाजा। क्या उनका दरवाजा? बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा जो है 176 फीट ऊंचा है, 176 फीट ऊंचा है। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जो 176 फीट ऊंचा है। तो इतना पॉइंट हुआ 1571 का। उसके बाद दोस्तों इनके समय में जो महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप 71 से 72 का समय इन्होंने जो था गुजरात को जीतने में व्यतीत किया। इधर मेवाड़ में स्थिति चेंज हो गई है। मेवाड़ में मैंने आपको बताया था कि महाराणा सांगा जो है, महाराणा उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े जो बेटे थे उनका जो नाम था, उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई, जयवंता बाई। ये हमने कल वीडियो में बताया था, जयवंता बाई, जिनके महाराणा प्रताप बेटे हैं, महाराणा प्रताप बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे यही थे। जयवंता बाई की शादी कुंभलगढ़ दुर्ग में हो गई थी, सोनग्राखीराज चौहान की पुत्री थी ये। और दूसरी इनकी एक छोटी रानी, इसका नाम आता है भटियाणी रानी, भटियाणी रानी। इन भटियाणी रानी के जो बेटे आते हैं उनका नाम था जगमाल सिंह, जगमाल सिंह, जगमाल सिंह। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हुई। तो उदय सिंह मृत्यु से पहले ही भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर के अगला उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के स्थान पर अपने छोटे पुत्र जगमाल सिंह को नियुक्त करके चले जाते हैं जी। किसको नियुक्त कर दिया? जगमाल सिंह को नियुक्त कर दिया। गोगुंदा स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पर इनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, यानी इनकी चिता की आग वगैरह लगाई जा रही थी, तो आग कौन लगाएगा, यानी अंतिम संस्कार कौन करेगा गोगुंदा में? उसका बेटा करेगा, बड़ा बेटा महाराणा प्रताप करेगा जी। तो मेवाड़ के सरदार वहां पर मौजूद थे। महाराणा प्रताप इनका जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो वहीं पर चित्तौड़गढ़ किले में महलों में वहां पर इस भटियाणी रानी ने अपने बेटे जगमाल सिंह का क्या कर दिया? उसी समय राज्याभिषेक कर दिया। इस बात की खबर जब इनको लगी, मेवाड़ के सरदारों को लगी, तो महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 को ही गोगुंदा में ही क्या कर दिया गया? मेवाड़ के सरदारों ने इनका राज्य अभिषेक कर दिया, राज्य अभिषेक कर दिया। इस बात की जानकारी जब इस जगमाल सिंह को लगी तो दोस्तों जगमाल सिंह अकबर की शरण में चले जाते हैं, और अकबर फिर वहां पर इनका नाम क्या रख देंगे? शक्ति सिंह इनका नाम रख देंगे। और दोस्तों जीवाधर नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, उन जीवाधर ने सगत सिंह रासो नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की विशेषताओं का उल्लेख करता है। रासो को बोलते हैं साहित्य। जीवाधर नामक ने कवि ने सगत सिंह रासो नामक एक साहित्य लिखा है, जिसमें इसने जगमाल सिंह शक्ति सिंह का उल्लेख किया है। महाराणा प्रताप जो थे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 1540 को इनका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, उस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जन्म हुआ था। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कहा था कि इस दुर्ग की अगर ऊंचाई को देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो इस कटारगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप जन्म से ही या योग्य थे, बचपन से योग्य थे। इनका जो वास्तविक जो नाम था, इनको बचपन में किक्का कहकर पुकारा जाता था। माता का नाम जयवंता बाई है, पिता का नाम उदय सिंह है दोस्तों। तो ये आपको ओवरव्यू दिया है
उदय सिंह के बारे बाद में कौन राजा बने, महाराणा प्रताप राजा बने। इन महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत मंडल भेजे गए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत मंडल भेजे गए थे, जिसकी कई बार ट्रिक भी याद आती है, जमा भट्टो। पहला कौन आएगा, तो पहला जो व्यक्ति आएगा जिसको भेजा था अकबर ने, उसका नाम था जलाल खां कोरची। अकबर के द्वारा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे गए। इन 4 दूत मंडलों का काम क्या था, ये जाकर के महाराणा प्रताप को समझाएंगे कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। तो जलाल खां कोरची कब भेजा था, 1572 में इन्होंने भेजा। उसके बाद जो आएंगे वो 3 जो बाकी बच गए 4 में से, उनको 1573 में भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मानसिंह आते हैं, मानसिंह आए 1573 में। इनसे महाराणा प्रताप ने इनसे तो मुलाकात भी नहीं की थी, इस बात से मानसिंह नाराज हो जाते हैं। वैसे आते हैं दोस्तों भगवंत दास, ये मानसिंह के पिता थे भगवंत दास, 1573 में ये आए। और फिर चौथे पे आते हैं टोडरमल, ये उस समय कृषि विभाग के अध्यक्ष थे टोडरमल, और उनके नवरत्न में भी शामिल थे। तो ऐसा है कि अकबर ने जी इनकी बातों को नहीं माना, ये 4 दूत मंडल महाराणा प्रताप ने इनकी बातों को नहीं माना, जो अकबर के द्वारा भेजे गए 4 दूत मंडल थे, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब इनकी बात नहीं मानते हैं तो अकबर जो होता है महाराणा प्रताप को हराने के लिए, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए युद्ध करता है। और युद्ध का स्थान कौन सा है जी, हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को हुआ है। 18 या 21 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। देखो जी इसमें कुछ डाउट्स होते हैं, या 18 आएगा 21 आएगा या दोनों आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों इस प्रकार से, तो एक पहाड़ी है, पहाड़ी भागों में हुआ था, पहाड़ी के बीच वाला जो स्थान इस पर हुआ था। तो एक तो है गोगुंदा की पहाड़ी, एक साइड तो कौन सा आता है, गोगुंदा का स्थान है उदयपुर में। और दोस्तों एक साइड राजसमंद में आती है पहाड़ी, इसका नाम क्या आता है, खमनोर की पहाड़ी। तो गोगुंदा की पहाड़ी या खमनोर की पहाड़ियों के मध्य जो स्थान है इसको बोलते हैं रक्त तलाई का मैदान। और यहाँ पर जो गांव बसा हुआ था उस गांव का नाम था हल्दिया गांव। और यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी के समान पीली मिट्टी है जी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी का मैदान। इसी हल्दी घाटी के मैदान को जो है कुछ उपनाम पॉइंट में अपन देखते हैं। इसके उपनाम देखिएगा दोस्तों, अनेकों बार पेपर में पूछे जाते हैं उपनाम। हल्दी घाटी के युद्ध को जो है कर्नल जेम्स टोड, ये कर्नल जेम्स टोड वो है जिन्होंने क्या लिखा है, राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाते हैं कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये मेवाड़ का थर्मोपल्ली है। तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 2 पहाड़ों के बीच के मध्य का स्थान था। ऐसा ही युद्ध जो लियोनिडास के द्वारा किया गया था तो वहां पर भी यही स्थिति थी, इस कारण से इसको थर्मोपल्ली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एक इतिहासकार आते हैं अबुल फजल ने ये कहा है कि ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये खमनोर का युद्ध है। तो अबुल फजल ने इसको कौन सा युद्ध नाम दिया है, खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध क्यों, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में स्थित है जी। उसके बाद गोगुंदा का युद्ध कहने वाले जो है वो है बदायूनी ने इसको कौन सा युद्ध नाम दिया था, गोगुंदा का युद्ध कहा, गोगुंदा का युद्ध। और दोस्तों एक और याद रख लेंगे अपन, श्री अभिषेक श्रीवास्तव थे और श्रीवास्तव ने इसको कहा है बादशाह का युद्ध। किसका युद्ध कहा था इसने, बादशाह का युद्ध कहा, बादशाह का युद्ध कहा जी। ये उपनाम पॉइंट है। अब देखते हैं आगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति, तो एक तो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जिनका नाम था हाकिम खां सूर। कौन क्या नाम है जिनका, हाकिम खां सूर, ये इनके साथ थे। तो महाराणा प्रताप की जो सेना बताई जाती है दोस्तों वो लगभग 20,000 की सेना थी और अकबर के द्वारा जो सेना भेजी गई थी वो 80,000 की सेना थी, यानी कि इनसे कहीं 4 गुना ज्यादा सेना लेकर के आया था अकबर की सेना। अकबर की तरफ से लड़ने वाले जो दोस्तों इनमें जो भेजा गया था तो मेन इसमें नेतृत्व करते थे मान सिंह आया दोस्तों, एक आया आसफ खां,
मानसिंह आए, आसफ खां आए, एक है जी बदायूनी। तो ये 3 को भेजा गया था सेना का सेनापति बना करके। मेन इनमें कौन आएंगे? मानसिंह आएंगे भाई। तो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को युद्ध होगा जी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो सेनापति थे उनका नाम एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसका नाम क्या था? हाकिम खां सूर। ये हाकिम खां सूर जो है ये हरावल दस्ते के मुखिया थे। हरावल दस्ता जो होता है दोस्तों ये क्या होता है कि सेना में सबसे आगे जो होता है, सैनिकों में जितने भी सैनिक है जैसे 20,000 सैनिक थे, इनमें से जो वह टुकड़ी जो सबसे आगे और सबसे पहले शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करेगी वो कौन सा होता है? हरावल दस्ता होता है। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो सेनापति थे उनमें से एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूर थे और इनका ये जो थे कौन से दस्ते के थे? तो हरावल दस्ते के थे। महाराणा प्रताप के पास दोस्तों घोड़ा जो था आपको पता है उसका नाम क्या आता है? चेतक इनके पास घोड़ा था। तो घोड़ा का क्या नाम है जी? चेतक। हाथी के नाम और इंपॉर्टेंट है भाई इनके। एक हाथी था लूणा, एक हाथी का नाम था जी राम प्रसाद। ये 2 तो आपको याद रखने हैं, लूणा हाथी, दूसरा कौन सा आता है? राम प्रसाद हाथी। तो इनके पास जो हाथी है वो लूणा हाथी है और एक है जी राम प्रसाद हाथी। इसी प्रकार से अपन बात करें तो इनके जो हाथी है इनके जैसे मानसिंह खुद जिस हाथी पर बैठा हुआ था उस हाथी का जो नाम था वो क्या आता है? तो मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था उस हाथी का नाम आता है दोस्तों मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। और इन 2 हाथियों के अलावा इनके पास और भी हाथी थे महाराणा प्रताप के, जैसे चक्रवाप, खांडेराव, तो ये हाथी और थे इनके पास। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? तो राम प्रसाद और लूणा। और इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से आते हैं जी? राम प्रसाद आते हैं। मानसिंह जिस हाथी पर बैठे हुए थे मर्दाना हाथी था। इनके अलावा जो इनके पास हाथी थे उनमें थे गजमुख और गजमुक्ता। दोस्तों हाथियों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाथियों के सूंड में और पूंछ में यहाँ पर तलवार और तलवारें या छुरियां, कटारे, भाले बांध दिए जाते थे और इनको प्रशिक्षण दिया जाता था शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने का। तो ये अभी आगे अपन पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब स्टार्ट करें। एक ओवरव्यू हमने ले लिया हल्दी घाटी के मैदान का। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो सेनापति थे वो हाकिम खां सूर थे, जो हरावल दस्ते के क्या कर रहे थे? सेनापति के रूप में कार्य, हरावल दस्ते के सेनापति थे जी। हरावल दस्ते का जो सेनापति था वो गोगुंदा की पहाड़ी पर यहाँ पर विराजित हो गया जी। अपनी सेना को लेकर के कहाँ पहुंच गए? ये पहाड़ी भाग में पहुंच गए। जैसे ही बदायूनी, मानसिंह, आसफ खां की सेना यहाँ पर इस मैदान में आई, इन लोगों ने इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पहले पहर का जो युद्ध हुआ यानी कि सुबह का जो युद्ध हुआ, इस सुबह वाले युद्ध में हरावल दस्ता के सैनिकों ने पहाड़ी भाग को लेकर के, पहाड़ी भाग के ऊपर चढ़ करके और नीचे वाले भाग पर क्या कर दिया? इन्होंने आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में, पहले पहर वाले आक्रमण में महाराणा प्रताप विजयी हुए। बदायूनी, आसफ खां, मानसिंह अपनी जान बचा करके ऐसा कहते हैं कि यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग कर दोस्तों चले गए। दूसरे पहर का जो युद्ध हुआ, इस दूसरे पहर के युद्ध में लूणा, राम प्रसाद, चक्रवाप, खांडेराव, इन हाथियों को मुगल सेना के ऊपर छोड़ा गया। इनको जब छोड़ा जाता है दोस्तों तो पहले चक्रवाप, खांडेराव, लूणा को इन्होंने मतलब कि इनके जो महावत होते हैं उनको गोलियां मारी और इन हाथियों को अपने कब्जे में किया। सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वाला मुगल सेना के ऊपर जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। और राम प्रसाद जो हाथी है दोस्तों, इसने क्या किया? वहां पर अत्यधिक उत्पात मचाया। बाद में इसका जो महावत है, जो चलाने वाला होता है, उसको इन बंदूक चलाने वालों के द्वारा उनके महावत को मार गिराया गया। बाद में राम प्रसाद हाथी को भी कंट्रोल में ले लिया गया और राम प्रसाद हाथी कंट्रोल में लेकर के इसको किसके पास भेज दिया गया? अकबर की शरण में भेज दिया गया। और अकबर ने दोस्तों इसका नाम बदल करके फिर बाद में क्या कर दिया? राम प्रसाद की जगह इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। यह अकबर के पास दोस्तों 7 से 8 दिन वहां रहा, बिना खाए और बिना पिए, और इस प्रकार से वही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर ने कहा था, जब मैं एक छोटे से जानवर को ही बंदी नहीं बना सका तो इस महाराणा प्रताप को तो कैसे बंदी बना सकता हूं। राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। इधर अगला पॉइंट है जी, हाथियों के युद्ध में लगभग महाराणा प्रताप की सेना विजयी हुई। उसके बाद क्या हुआ? जब महाराणा प्रताप को ये लगा
कि मानसिंह जो है, जो गद्दार है, जो राजपूत राजा है, जो किसकी सहायता करते हैं, तो इनकी मुगलों की सहायता कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक घोड़े को आदेश दिया कि मेरे को किसके पास लेकर चलो, मानसिंह के हाथी के पास लेकर चलो। तो दोस्तों यह मर्दाना जो है, ये हाथी पर बैठे हुए मानसिंह, और मानसिंह का जो हाथी है मर्दाना, इसके ऊपर मानसिंह जो है ये मर्दाना हाथी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इसका महावत है, ये होदा होता है जिस पर बैठा हुआ होता है। तो चेतक घोड़ा क्या करता है, चेतक घोड़ा जो है ये अपनी दोनों आगे वाले जो पैर है ये मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर रख देता है जी। अपने आगे वाले 2 पैर है किसके ऊपर रख देता है, मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर रखा, और मौका मिलते ही महाराणा प्रताप ने अपना भाला लिया और इस मानसिंह के ऊपर फेंका। लेकिन मानसिंह तो नीचे होदे में दुबक गया, लेकिन जो इसका महावत था उस महावत के भाला लगा और महावत वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चेतक घोड़े ने अपने दोनों पैर मर्दाना हाथी के ऊपर रख दिए, और जब यह नीचे उतार रहे थे, चेतक घोड़ा जब अपने पैरों को नीचे उतार रहा था, तो मर्दाना हाथी के सूंड में लगे हुए कटारों से इसके दोनों पैर जख्मी हो जाते हैं। महाराणा प्रताप नीचे उतरते हैं और उनके पैरों को जो होते हैं वो बांधते हैं, उनके पट्टी वगैरह लेकर के उनके पैरों को बांधते हैं। और ये दृश्य देख रहा था उस समय मानसिंह के साथ वहां पर एक मुस्लिम सेनापति, जिसका नाम था दोस्तों बहलोल खां। कौन था, बहलोल खां। बहलोल खां वहां पर कुछ सैनिकों को लेकर के उसने देखा कि महाराणा प्रताप चेतक घोड़े से नीचे उतरे हुए हैं, तो वो कुछ सैनिकों को लेकर के महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। और दोस्तों उस समय महाराणा प्रताप को इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो बहलोल खां की ओर दौड़े और उन बहलोल खां के शरीर के और उनके घोड़े के बीच में से तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। तो उस समय महाराणा प्रताप को इतना गुस्सा था कि बहलोल खां और जिस घोड़े पर बैठा हुआ था उसके और उसके शरीर के बीच में से उन्होंने क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। वहां से जब युद्ध में ये घायल हो जाते हैं, तो उस समय झाला का सरदार था बिंदा। झाला सरदार बिंदा ने महाराणा प्रताप का जो है दोस्तों राज्य के चिन्ह धारण किया और इनको वहां से सुरक्षित क्या किया, इन प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी के मैदान से बाहर निकाला। क्योंकि अगर ये बाहर नहीं जाएंगे, इनका जो घोड़ा है वो घायल हो चुका है और ये उस समय करुण अवस्था में है। बचपन से इनके साथ था दोस्तों ये घोड़ा। महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी के मैदान से दोस्तों बाहर निकल गए। बाहर निकलते हैं तो बलीचा नामक स्थान पर एक नाले को पार करते ही, बलीचा उदयपुर में है, बलीचा नामक स्थान पर नाले को पार करते ही यहीं पर इस चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर चेतक का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो भाई था, जो जगमाल सिंह, जो उसको नाम शक्ति सिंह रखा था अकबर ने, वो इस समय जगमाल सिंह जो है शक्ति सिंह था, उसने देखा कि मेरा भाई जो है वो हल्दी घाटी के मैदान से बाहर जा रहा है, तो और उस महाराणा प्रताप के पीछे पड़े हुए 7 से 8 सैनिक उनके पीछे पड़े हुए महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि महाराणा प्रताप जो है उनका घोड़ा घायल हो चुका है इस वजह से। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जगमाल सिंह जो था उन 4 सबसे आगे है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पीछे कौन है, मुगल सैनिक है, और उनके पीछे कौन आ रहा है, महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सिंह या शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह ने दोस्तों उन मुगल सैनिकों को वहां पर मार दिया और दोनों भाइयों ने वहां पर मिलन करते हैं। दोनों भाई जो है वो अपनी छोटा भाई जो है वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और कहता है कि जिस प्रकार से आप देश प्रेम के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने और अपने पूरे परिवार का बलिदान दे रहे हो, तो मैं भी आगे से आपका साथ देता हूं। लेकिन ऐसा कुछ ही इतिहासकार मानते हैं, सगत सिंह रासो ग्रंथ में ही लिखा है, बाकी इतिहासकार इस बात का विरोध करते हैं जी। पॉइंट ये था कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे इस युद्ध में ना तो पराजित हुए ना ही जीते। ऐसी प्रकार से मुगल सेना ना तो जीती और ना ही पराजित हुई। क्यों? क्योंकि मुगल सैनिकों को यह कहा था, यानी कि मानसिंह आसफ खां बदायूनी को अकबर ने यह कह करके भेजा था, या तो मुझे झुका हुआ महाराणा प्रताप का सिर चाहिए या उसका कटा हुआ सिर चाहिए। और मुगल सैनिक ये कुछ भी काम करने में सफल नहीं हो पाते हैं। बाद में जब मानसिंह जो था वहां अकबर के दरबार में भेजा था, तो इसकी डोडी बंद कर दी थी, यानी को इसको दरबार में आने के लिए कहा जाता था उसको बंद कर दिया गया था अकबर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप कोल्यारी नामक स्थान पर जाते हैं। वहाँ भील सैनिक होते हैं पुंजा, 12,000 भीलों ने इनकी सहायता की थी। और वहीं पर भामाशाह होते हैं जो लगभग 80,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के महाराणा प्रताप को अपनी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। भामाशाह दान दाता है जी, और उन्हीं 12,000 जो 80,000 स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने, वो स्वर्ण मुद्राएं इतनी थी कि महाराणा प्रताप लगभग 12,000 सैनिकों को और 12 वर्षों तक खूब आराम से उनका देखभाल कर सकते
चाहते थे, तो वहाँ पर उनको वो मिले। और जो एक भील सैनिक और था, इसका नाम आता है दोस्तों पुंजा भील। पुंजा भील ये मेवाड़ जो राज का जो राज के चिन्ह है, उस राज के चिन्ह में भी इनका चित्र बना हुआ है। ऐसा है जी, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह आसफ खां बदायूंनी जब युद्ध से वापस जा रहे थे तो ये उन क्षेत्रों पर भारी मात्रा में उत्पात मचाते हुए जा रहे थे। पुंजा भील ने क्या किया, छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत इनको छोटे से एक क्षेत्र में घेर दिया। यानी कि ये जिस क्षेत्र में जहां पर रुकते थे, गांव में जहां रुकते थे वहां पर दोस्तों ने क्या कर दिया, घेराव डाल दिया। और ये लोगों के पास जो खाने पीने की जो साधन था उसको धीरे धीरे उन्होंने समाप्त कर दिया। स्थिति ये आ गई कि मुगल सैनिक जो है पुंजा भील के नेतृत्व में, इन्होंने देखो महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से काम किया, पुंजा भील को भेजा और पुंजा भील के नेतृत्व में यहाँ पर जो मुगल सैनिक थे इनको चारों ओर से गांव में घेर लिया गया। यहाँ चाहते थे उनको मार भी सकते थे, लेकिन पुंजा भील ने यहाँ पर क्या पॉइंट किया, वहां जो खाने पीने का सामान था वो समाप्त कर दिया, वहां इनको घेराव डालकर रखा। दूसरा पॉइंट ये, जहां पर ये इकट्ठे हो रहे थे वहां पर कच्चे आम लगे हुए थे, कच्ची कैरियां थी, तो कच्ची कैरियां खा खा कर अपने पेट पालन कर रहे थे। अपने हाथियों को, घोड़ों को, ऊंटों को मारकर खाने पर मजबूर हो गए। बाद में मुगल सैनिक वहां पर आते हैं और उनको बचा करके लेकर जाते हैं। तो ये स्थिति थी उस युद्ध के बाद। महाराणा प्रताप जो है दोस्तों बाद में कोल्यारी जाते हैं, वहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हैं और बाद में इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग सभी युद्धों को सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, 2 क्षेत्रों को जीत करके। अब पॉइंट ये है, ये तो था जी हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने लगभग आक्रमण करता रहा। 76 का युद्ध के बाद लगातार आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमणकारी करते रहे। कभी अब्दुल रहीम खान ने कहा कि बदायूंनी आते रहते हैं आक्रमण करने के लिए और लगभग इनमें महाराणा प्रताप जीतते रहते हैं। एक युद्ध और अपनी इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी युद्ध के बाद, वो था दोस्तों 1582 का युद्ध, 1585 का युद्ध, सॉरी 1585 का युद्ध का नाम है जी दिवेर का युद्ध। राजसमंद जिले में आता है और इसको कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है जी, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। मैराथन क्या जी, इसमें महाराणा प्रताप ने इतनी शीघ्रता से युद्ध किया था कि सुबह के युद्ध को दोपहर तक समाप्त कर दिया और अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया, दिवेर क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। आसफ खां अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने लगातार अपने पूरे जीवन काल में इनके साथ युद्ध करते रहे। और दोस्तों एक पॉइंट ये आता है कि अपनी 1597 में अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया था। तो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, अकबर की सेना के साथ हुआ, जिसमें अकबर क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। ये कभी भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाता है। ये पॉइंट आया महाराणा प्रताप के बारे में, जो हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें अकबर ने लगातार सैन्य अभियान इसके पास भेजते रहते थे। अगला पॉइंट देखते हैं जी, 1575 में दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कौन से खाना बनवाया, इबादत खाना बनवाया जी। इबादत खाना क्या होता है, इसमें बैठ करके, यानी एक महल है या एक कमरा है या एक हॉल है, जिस हॉल में बैठ करके जितने भी धार्मिक चर्चाएं होती थी वो की जाती थी, उसको क्या बोला जाता था, इबादत खाना बोला जाता है। 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया जिसमें केवल कौन से धर्म के लोगों को शामिल किया गया था, इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल किया गया था। 1578 का एक समय आया जिसमें इसने कहा कि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। 1578 में इन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे जैन धर्म के लोग पहुंचे, बौद्ध धर्म के लोग पहुंचे, हिंदू धर्म के लोग पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म से भी काफी प्रभावित था, क्योंकि जोधा इनकी पत्नी थी। राजपूतों के प्रभाव में आकर के, जैसे हमने पढ़ा था, दास जिन्होंने दास प्रथा समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। पीछे वाली वीडियो में हमने इनके बारे में कन्फर्म पूरी तरीके से बात की हुई थी। तो सभी धर्मों के जो लोग शामिल होते थे, इन लोगों को सब लोगों ने अपने अपने धर्म को बेस्ट बताया, तो बड़ा बताते थे लोग अपने अपने धर्म को। इस बात से अकबर जो होता है परेशान हो जाता है। बाद में इसने 1579 में दोस्तों इसने क्या किया, महजर की स्थापना कर दी। महजर का अर्थ ये होता है कि राजा को हक दे दिया गया। महजर का अर्थ क्या होता है, राजा को हक देना, किसी भी धर्म की व्याख्या करने का, ये महजर होता है। लेकिन अकबर से पहले ये अधिकार किसका होता था, वहां के धर्म गुरुओं का होता था जी। तो महजर की स्थापना करते हैं।
उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1580 में इन्होंने दहसाला नामक, जैसे टोडरमल का जो वित्त मंत्री था या टोडरमल जो कृषि संबंधित विभाग का कार्य करता था, तो दहसाला नामक इन्होंने 1580 में दहसाला व्यवस्था को लागू किया। इसके तहत क्या होता था, 10 साल में जो भूमि पर टैक्स लिया, टैक्स वगैरह की भूमि होती थी उस पर टैक्स लिया जाता था जी। उसके बाद 1582 में इसने एक नया धर्म चला दिया, उस धर्म का नाम आता है दीन ए इलाही धर्म। 1582 में अकबर ने कौन सा धर्म चला दिया भाई, दीन ए इलाही धर्म चलाया। इस दीन ए इलाही धर्म जो था इसके केवल दोस्तों 18 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे, 18 अनुयायी, यानी कि 18 लोगों ने केवल दीन ए इलाही को माना था। और इन 18 में से केवल एकमात्र जो था वो बीरबल था जो हिंदू था जी। इन 18 में से एकमात्र हिंदू कौन था जिसको मानने वाला था, वो बीरबल था, इसके दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला था। उसके बाद इसने 1583 में एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम आता है इलाही संवत। इलाही संवत तो इस्लामिक संवत से नाम से कैलेंडर चलाते हैं, इस्लामिक कैलेंडर था, इसका नाम क्या आता है, इलाही संवत चलाते हैं जी। उसके बाद भाई इन्होंने 1585 तक दिवेर का युद्ध किया और उसके बाद ये जो है लाहौर को राजधानी बनाते हैं। 85 में दोस्तों इन्होंने किसको राजधानी बना ली, लाहौर को राजधानी बना ली। और अपने जीवन के अंतिम काल में इन्होंने जो युद्ध किए हैं वो दक्षिणी भारत पर युद्ध किए। 1585 के बाद इन्होंने युद्ध जो है दक्षिणी भारत पर करते हैं। 1601 का इनका लास्ट युद्ध आता है, 1601 का इनका अंतिम युद्ध हुआ था, असीरगढ़ पर हुआ था। असीरगढ़ छत्तीसगढ़ में है जी। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इनको सोना चांदी धन वगैरह प्राप्त हुआ था। तो असीरगढ़ में इनका क्या हुआ था, 1601 में अंतिम युद्ध हुआ था। ये हमने पढ़े हैं अकबर से संबंधित उनके कार्य, उनकी सैन्य व्यवस्थाएं, उनके युद्ध जो पॉइंट आते हैं दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें पूर्ण रूप से इनके प्रारंभिक जीवन काल के बारे में बताया था और साथ ही साथ इनके जो युद्ध वगैरह थे उनको बताया। आज उसी को सब कुछ रिकॉल किया है और रिकॉल करते हैं दोस्तों फिर हमने आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ा तो फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करते हैं, यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, गुजरात को जीतने के बाद बनवाया। जामा मस्जिद के बारे में पूछेगा, राजधानी परिवर्तन कर दी, ये पॉइंट है जी। बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किस प्रकार से महाराणा प्रताप जो है अगले राजा बनते हैं, प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे गए थे, वो पॉइंट आया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, दिवेर का युद्ध किया, लगातार महाराणा प्रताप पर विजय अभियान भेजे गए जिसमें महाराणा प्रताप विजयी होते रहते हैं। इन्होंने धर्म से संबंधित क्या क्या पॉइंट किए, इबादत खाना की स्थापना की, फिर सभी धर्म के लोगों को वहां शामिल कर लिया गया। उसके बाद महजर की स्थापना की है, दहसाला नामक कर व्यवस्था लागू की, दीन ए इलाही नया धर्म चला दिया, इलाही कैलेंडर चलाया, इलाही संवत चलवाया, लाहौर को 85 में राजधानी बनवा लिया और 1601 में अंतिम जो इनका युद्ध आता है असीरगढ़ पर आता है भाई। अगला पॉइंट देखते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न, तो अकबर वह राजा है जिसके दरबार में 9 रत्न थे जी। अकबर के दरबार के 9 रत्न। अकबर वह राजा है जिसके दरबार में क्या रहते थे, रत्न थे और उनकी संख्या 9 थी, इससे नाम क्या आ गया इनका, नवरत्न। तो अकबर के दरबार के जो नवरत्न है उस नवरत्न में पहला जो पॉइंट है जी इनके नवरत्न में वो नाम आता है बीरबल। आपसे ज्यादा पेपर में इनके नाम ही पूछते हैं, अपन इसको कंप्लीट देखते हैं जी। बीरबल का जो रियल नाम था वो था महेश दास। महेश दास, इन बीरबल को महेश दास इनका रियल नाम था। ये रीवा मध्य प्रदेश के राजा थे। तो रीवा के जो राजा थे रामचंद्र देव, रीवा के राजा रामचंद्र देव, इनसे इनको खरीद करके लेकर लाया गया था। तत्काल जी हजूरी, यानी कि तत्काल आंसर देते थे, उस जो क्वेश्चन पूछा उसी का उसी समय आंसर देने के कारण इनको यहाँ खरीद कर लाया गया था। बीरबल को कवि राजा की इन्होंने उपाधि प्रदान की, कवि राजा की उपाधि प्रदान की। एकमात्र हिंदू राजा है जो कि इनके एकमात्र हिंदू राजा है या एकमात्र हिंदू है, हिंदू जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता है। इसके अलावा ये यूसुफजइयों के साथ युद्ध करते हुए क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। यूसुफजइयों के साथ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इतना सा आपको बीरबल में याद रखना है जी। महेश दास इसका नाम था, रीवा के राजा रामचंद्र देव से इनको खरीद कर लाया गया था। तत्काल हाजी हजूरी या उसी समय आंसर देने के क्रम में कवि राजा की उपाधि प्रदान की गई थी बीरबल के द्वारा, अकबर के द्वारा। दूसरे राजा आते हैं जी तानसेन। तानसेन ये संगीतज्ञ थे।
तानसेन क्या थे जी, संगीतज्ञ थे। और तानसेन जो है संगीतज्ञ है, संगीत के ज्ञाता है जी, संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। दूसरा पॉइंट, इन्हें भी, इनका जो रियल नाम था वो था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। और इन्हें भी रीवा के राजा रामचंद्र देव से ही खरीद कर लेकर लाया गया था इनके दरबार में, तो रामचंद्र देव से यहाँ पर लाए थे ये। इसके अलावा तीसरे जो आते हैं जी, उनका नाम आता है मानसिंह। इनके बारे में हमने पढ़ाई है, हल्दी घाटी का युद्ध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को जीता था, वहाँ पर इन्होंने अकबर का महल वगैरह बनवाया है। मानसिंह वह राजा है, हिंदुओं में एकमात्र राजा है जो 5000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाला था। तो 5000 की मनसबदारी प्राप्त इसके द्वारा की गई थी। एकमात्र हिंदू जिसको सर्वाधिक मनसबदारी दे रखी थी वो कौन था जी, मानसिंह था। ये राजपूत राजा थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्या, तो उसका नाम आता है, आपको सिर्फ नाम देखना है इनका, टोडरमल। टोडरमल ने जो दहशाला व्यवस्था प्रारंभ की थी वो टोडरमल की थी, या टोडरमल जो है ये वित्त मंत्री के विभाग के रूप में कार्य करते थे। पांचवें जो आते हैं जी, इनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये अबुल फजल वही है जिन्होंने अकबरनामा, या इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है किसकी, अकबर के बारे में, जीवन के बारे में पुस्तक लिखी है, तो नाम क्या आ जाएगा, अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया है, अकबरनामा लिखा गया है। इस अकबरनामा का जो तीसरा जो अध्याय है, इस अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय है उसे क्या कहा जाता है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतना याद रखना है, अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी और इसका तीसरा अध्याय आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अबुल फजल का भाई था जिसका जो नाम आता है फैजी। अबुल फजल के बड़े भाई का क्या नाम था, फैजी। ये भी दरबारी कवि के रूप में यहाँ पर क्या करते थे, कार्य करते थे। इसके बाद दूसरे दोस्तों 3 और बच चुके हैं नवरत्न में, 6 हमने कर ली हैं, 3 जो रत्न बचे हैं दोस्तों उनमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है, नहीं पूछता है ज़्यादा उनके बारे में। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी हो गए, मुल्ला दो प्याजा, हकीम। ये कई जगह हकीम हुकुम मिलता है और कई जगह हकीम हुमम, एक ही बात है जी, ये हकीम हुकुम या हकीम हुमम। और अब जो नौवा है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था जी अब्दुल रहीम खाने खां, अब्दुल रहीम खाने खां। इसको किसकी उपाधि प्रदान की गई थी, खाने खां की उपाधि प्रदान की गई थी। खान बाबा के पुत्र थे, यानी बैरम खां के क्या थे जी, पुत्र थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने एक अकबर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट किया है। 1605 में अकबर की क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु। 1605 में आगरा के निकट सिकंदरा में इसकी हो जाती है मृत्यु, और सिकंदरा में ही इसका क्या बना हुआ है, आगरा में इसका क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। तो ये इनका शासनकाल था। जिस शासनकाल में इन्होंने कब से स्टार्टिंग किया था, 1556 से लेकर के और 1605 का लगभग 49 वर्षों के शासनकाल था, जिसमें लगातार 40 वर्ष में तो इन्होंने लगातार युद्ध वाले क्षेत्र में ही व्यतीत किए। इन्होंने सैन्य विभाग को भी अच्छे तरीके से संभाला था। इन्होंने सुलह कुल की नीति को अपनाया था, एकमात्र राजा जिसने किसकी नीति को अपनाया, सुलह कुल की नीति को अपनाया था। इसके तहत मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसके ही तहत दोस्तों ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, और अगर कोई मित्रता और वैवाहिक नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या करते थे, ये लोग युद्ध किया करते थे। तो ये आपका एक टॉपिक था दोस्तों जो किससे संबंधित था, तो ये अकबर से संबंधित था। अकबर के बाद इसका बेटा राजा बनेगा जिसका नाम आएगा जहांगीर, और उस जहांगीर वाले वीडियो को हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जितने भी बच्चे जो दूर बैठे हुए हैं, जो अच्छे से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका भी पेपर है, उनको एसएससी जीडीए में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अनेकों बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, आईने अकबरी कौन सा अध्याय है, अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि प्रदान की गई, बैरम खां संरक्षण काल क्या था। तो इतने से टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद है। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद।